हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। तो लास्ट 4 लेक्चर पे हमने स्टडी की थी अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उस पे हमने अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम हमने स्टडी की एंड वी हैड स्टडीड अबाउट आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि हम कैसे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज यहाँ हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो देन यू कैन इजीली रिलेट टू दिस एरियाज। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहां से हर बार घूम फिर कर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो टू बी बिगिन विथ, let's start with some key areas of how do organism reproduce। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम की एरियाज देखें या हम इंपॉर्टेंट एरियाज देखें, asexual mode of reproduction, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्वेश्चन। जैसे कि 1 मार्क के क्वेश्चन में हो गया, 2 मार्क के क्वेश्चन में हो गया। आप देखोगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। सो क्या क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली आई विल डिस्कस, बट फिलहाल के लिए हम जस्ट की एरियाज डिस्कस करेंगे, दैट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड देन इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम डेफिनेटली मेल से भी आती है, डेफिनेटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट मेल की कभी डायरेक्टली डायग्राम नहीं आता। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या आता है? फंक्शंस। सो वी हैव टू रिमेंबर द फंक्शंस की कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या एग्जैक्टली टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाउएवर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी ड्राइंग्स भी आती है। सो वी हैव टू रिमेंबर द ड्राइंग्स ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लस कभी कभार ऑलरेडी डायग्राम दिया होता है एंड वी हैव टू लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी शुड ट्राई टू रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दैट मीन्स इसकी हमें डायग्राम भी याद रखनी है, हर पार्ट्स की लेवलिंग भी याद रखनी है, प्लस फंक्शंस भी याद रखनी है। नाउ देन कम टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस रहते ही है। जैसे कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस और व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रासेप्शन, नेम 2 एसटीडीज और नेम 2 बैक्टीरियल एसटीडीज, नेम 2 वायरल एसटीडीज। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एवरी टाइम कहीं ना कहीं आते हैं। सो डेफिनेटली this area and this one is very very important in this chapter, and as अभी के लिए हमारे बहुत सारे पोर्शंस कटे हुए हैं हमारे सीबीएसई से, तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि जो बचे कुछ पोर्शन हमारे पास है हम उनसे ट्राई करें कि 100 to 100% उसे कंप्लीट करें। सो नाउ कम टू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। सो
एंड गिव वन एग्जाम्पल जिसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, या डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज रीजेनरेशन, what is the difference between regeneration and fragmentation. So starting with binary fission, try to remember every part of asexual reproduction. अगर हम फिशन की बात करें, दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिशन एंड दूसरा क्या था, इट इज मल्टीपल फिशन. एंड यस, जो भी हमारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वी हैव टू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स. तो फिशन जो है किसमें होती है, दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. एंड अगेन वी हैव टू रिमेंबर, फिशन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स और डिवाइडिंग ऑफ सेल्स. प्लस एग्जाम्पल्स, बाइनरी फिशन किसमें होती है, अमीबा, एंड ये किसमें होती है मल्टीपल फिशन, इट इज इन प्लाज्मोडियम. सिमिलरली फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ, क्या है फ्रेगमेंटेशन, इट इज सिंपली कि जो भी हमारी पेरेंट बॉडी होती है, दे गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड वही फ्रेगमेंट्स क्या होती है, दे डेवलप इनटू एन एंटायर, क्या है, ऑर्गेनिज्म. यस, सो वी हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन प्लस एग्जाम्पल, दैट इज स्पाइरोगाइरा विच इज एन एल्गी. ठीक है, अगेन इसके बाद क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद इट इज रीजेनरेशन. अगेन रीजेनरेशन क्या होता है कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम एनीथिंग, ठीक है, कभी भी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसमें रीजेनरेशन होती है, दे गेट स्प्लिट आउट इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, स्मॉल सेक्शंस. अगर वो टूट जाते हैं तो उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरी हर एक टुकड़े से पूरी की पूरी ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट हो सकती है. तो इस टाइप की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं रीजेनरेशन. एंड ये रीजेनरेशन किसमें होती है, प्लैनेरिया. सो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स हमें याद रखने ही रखने हैं. अब क्वेश्चंस इसमें भी आती है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में क्या डिफरेंस होती है. देखिए, फ्रेगमेंटेशन नेचुरल होती है, हमेशा जो भी हमारे स्पाइरोगाइरा है उसकी जो सेल वॉल होती है लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, दे गेट सेपरेट आउट एंड फ्रेगमेंट से नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. बट रीजेनरेशन इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस, टूटेगी तब जाके बनेगी. तो यही मेन डिफरेंस है बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन. इसीलिए पहले साइंटिस्ट ये भी मानते थे कि रीजेनरेशन जो है, मे बी इट इज नॉट एक्चुअली अ ट्रू फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. However, still ये debatable है and it is placed in the asexual mode of reproduction. अब आते हैं next point पे. What will be the next? It is budding. Again, budding क्या होती है कि पूरी मेन प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में क्या होगी, छोटी सी बर्ड की डेवलपमेंट होगी, छोटी सी बर्ड निकलेगी एंड देन दैट बर्ड विल कंटिन्यू टू डिवाइड. एंड उसके बाद क्या होगा कि उसी से एंटायर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाएगी. एंड मेनली बडिंग इज सीन इन हाइड्रा. सो बडिंग इज सीन इन हाइड्रा. अब उसके अलावा क्या रह जाता है, इट इज स्पोर फॉर्मेशन.
अब देखिए व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फंजाई, लाइक हम म्यूकॉर्ड, जो ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो फंजाई में क्या होती है कि उनमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, बट देखिए वो स्पोर्स पॉलन ग्रेन से थोड़े अलग है। इनमें हमारे स्पोर्स बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, माइटोसिस क्या था? एक ऐसी सेल डिवीजन थी जहां कभी भी क्रोमोसोम नंबर आदि नहीं होती थी। डेफिनेटली मियोसिस भी होता है हायर फंगस में, बट वो एक अलग चीज है, अलग कंसेप्ट है, हम वहां नहीं जाएंगे। यहां हम सिंपली उन स्पोर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। तो कुछ हमारे लोअर फंजाई है, उनमें जो स्पोर्स बनते हैं दे आर माइटोस्पोर्स और स्पोर्स फॉर्म्ड ड्यू टू माइटोसिस। अब ऐसे स्पोर्स को हम असेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं क्योंकि इसमें भी कोई दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप के स्पोर्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली स्पोर क्या है? एक सेल है, आप ये मान लो कि एक स्ट्रक्चर है which is called sporangium। अब इसके अंदर एक सेल होगा, वो कंटिन्यू आपस में डिवाइड करते करते बहुत सारे सेल्स बनाएंगे एंड इट विल डेवलप इनटू स्पोर, ठीक है। तो इसी को उसके बाद यहाँ सारे सेल फिल हो जाएंगे। जब ये पूरी कैविटी फिल हो जाएगी, ये जो स्पोरेंजियम वॉल है टूट जाएगी और सारे स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। तो इसी टाइप के मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन and it is seen in म्यूकॉर्ड and rhizopus। दोनों ही हमारे ब्रेड मोल्ड्स हैं जो हमारे ब्रेड में ग्रो करते हैं। तो देखिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बट वी हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, प्लस वी हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस एज वेल। सो अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। What is fertilization? Distinguish between external and internal fertilization। ये है हमारी नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है what is the site of fertilization in human beings। So I guess आंसर सबको पता होगा। नंबर 1 पॉइंट, फर्टिलाइजेशन क्या होगा? It will be the fusion of male and female gamete। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, देखिए हमें इससे ही पता चलेगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब सिंपली क्या होता है? बाहर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल? इट सिंपली मीन्स अंदर। दैट मीन्स जिसमें भी फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट बॉडी से बाहर होगी, जैसे कि आप देखो पानी में होती है, फ्रॉग्स की हो गई, कुछ रेप्टाइल्स की हो गई, तो बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स फ्यूजन कहाँ होगी? फ्यूजन ऑफ गैमेट विल बी इन द आउटसाइड ऑफ बॉडी। सिमिलरली यहां फ्यूजन कहां होगी? इनसाइड द बॉडी। जैसे कि हम देख सकते हैं ह्यूमंस में, बर्ड्स में हमेशा क्या होती है? अंदर होती है। बट फिश में देख ले हम, एम्फीबियंस में देख ले हम, वहां फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी से बाहर होती है। पानी में स्पर्म सेल्स और एग सेल्स रिलीज हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब उसके अलावा देखिए बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुई है तो एम्ब्रायो की डेवलपमेंट भी बाहर ही होगी। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो जो है इट ऑल्सो ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। हाउएवर यहां क्या होगा? यहां जो डेवलपमेंट है उसके हम कह सकते हैं अलग अलग स्टेजेस है। कुछ ऐसे होते हैं दे ले एग्स, उनमें क्या होती है? एम्ब्रायो डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होती है और उसे हम क्या कहते हैं? इट इज ओविपैरिटी। दैट मीन्स डेवलपमेंट
बॉडी से बाहर भी हो सकती है, विच इज कॉल्ड ओविपैरिटी। किसमें होती है? बर्ड्स में होती है, दे ले एग्स। सिमिलरली कुछ होते हैं विच गिव बर्थ, जैसे कि ह्यूमंस, जिसमें एम्ब्रायो की डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है, एंड दिस इज कॉल्ड वाइविपैरिटी। एंड लास्टली कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? एग ले नहीं होता, ठीक है, उनमें एग जो है बॉडी के अंदर रहती है, एग की डेवलपमेंट तो होती है बट दे डजंट ले देयर एग आउटसाइड द बॉडी, तो इसमें रिटेन्ड होती रहती है, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओविवाइविपैरिटी। तो देखिए यहाँ डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है एम्ब्रायो की, और यहाँ अलग अलग मोड्स होते हैं, कभी कभार आउटसाइड होती है, कभी कभार इनसाइड होती है, एंड कभी कभार दोनों के बीच, दैट मीन्स एग बनती है बट दे रिटेन टू द बॉडी। सो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आई टोल्ड कि हमारे एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गए, ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड यहां हम लिख सकते हैं ह्यूमन, बर्ड्स, all of them are example of internal fertilization। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पे, that is what is the site of fertilization in human beings। तो site of fertilization क्या होगा? It will be the fallopian tube, fallopian tube, और exactly अगर आप लिखना चाहते हो then it is इस्टमिक एम्प्यूला जंक्शन, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। वी हैव टू रिमेंबर द साइट एज अ फैलोपियन ट्यूब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। सो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। So what will be the differences between self-pollination and cross-pollination? So self-pollination में क्या होगा? Transfer of pollen grains from anther to stigma within the same flower or the flower of the same plant. That means इसमें क्या होगा? Transfer of pollen within same flower or flower of same plant, ठीक है। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। दैट मीन्स यहां में क्या होगा? डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होगा। अब उसके अलावा देखिए सेम प्लांट है, दैट मीन्स उसकी जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? जो भी हमारे genetic composition होगी of the daughter plant, it will be also same, so the plant will be genetically similar, क्योंकि वो हमारे एक ही प्लांट की पार्ट होगी। एंड यहाँ क्या होगा? बोथ, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट के बीच में हो रही है, एंड therefore they will be genetically different, that means differences आएंगे, जेनेटिकली डिफरेंट। अब नेक्स्ट में क्या होगा? एजेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कुछ हमारे एजेंट्स होते हैं, विंड होते हैं, वाटर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फिर हमारे रोडेंट्स हो सकते हैं, स्नेल्स हो सकते हैं, एंड इवन मैमल्स लाइक बैट। सो एवरी वन ऑफ देम एक्ट एज अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जो इन चीजों को ट्रांसफर करती है। तो अगर ये सेल्फ पॉलिनेटेड है तो इनको एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सो एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, बट इन टर्म्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम देखें एजेंट्स आर नेसेसरी, क्योंकि अगर क्रॉस कोई एजेंट ही नहीं होगा कैसे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। सो हियर एजेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या करेगी?
पॉलिनेशन के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी। सो उसके अलावा देखिए डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। सो ऑलरेडी मैंने बताया था, एंड आई गैस आपको याद भी होगा व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। सो दिस इज द फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, इट इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, and here this will be the female gametophyte जिसमें हमारे एग सेल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि मैडम फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है। सो गैमेटोफाइट इज द स्ट्रक्चर जहां गैमेट की डेवलपमेंट होगी। जैसे कि आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में हमारे एग सेल विच इज द फीमेल गैमेट, उसकी डेवलपमेंट होती है। सो द स्ट्रक्चर जिसमें गैमेट्स की डेवलपमेंट होगी उसे हम कहेंगे गैमेटोफाइट। जैसे कि दिस वन एम्ब्रायो सैक इन टर्म्स ऑफ फीमेल, एंड सिमिलरली पॉलन ग्रेन्स भी हमारे गैमेट्स नहीं होते हैं, दे आर द स्ट्रक्चर विच होल्ड्स द मेल गैमेट्स, इसलिए पॉलन ग्रेन्स आर ऑल्सो मेल गैमेटोफाइट, वो हमारे गैमेट्स नहीं होते, गैमेट्स उसके अंदर होते हैं, द टू मेल न्यूक्ली जो जाकर फ्यूज करेगी। तो अब देखिए दिस इज द एग सेल, दिस आर एंड क्या था, सिनर्जिड्स, एंड ऊपर ये थे हमारे 3 एंटीपोडल सेल्स, एंड देयर इज द सेंट्रल सेल विथ 2 पोलर न्यूक्ली। सो दिस इज बेसिकली ओवरी। तो अब देखिए जब भी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, जब भी व्हेनेवर द पॉलन ट्यूब विल ग्रो, सबसे पहले तो पॉलन यहां आएगा, बहुत सारे पॉलन आएंगे बट ओनली 1 पॉलन ट्यूब विल ग्रो। अब जो भी पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी इनसाइड द स्ट्रक्चर, उसी ट्यूब के फ्रंट में 2 मेल न्यूक्ली भी ट्रेवल करेगी, उसमें से एक जो न्यूक्ली होगी इट विल फ्यूज विद द एग सेल, ठीक है, ये हुआ नंबर 1 फर्टिलाइजेशन। एंड देन जो सेकंड है इट विल मूव फर्दर एंड फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्ली ऑफ द सेंट्रल सेल। बाकी सिनर्जिड्स का काम क्या था, सिनर्जिड्स का काम था टू पेव द वे, ताकि जो हमारी पॉलन ट्यूब है उसको रास्ता दिखाए टू एंटर द फीमेल गैमेटोफाइट। एंड जो एंटीपोडल सेल्स थे उनका काम था कि जब तक ये फर्टिलाइजेशन वाला चीज नहीं हो जाता तब तक इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहे, उसको बरकरार रखें। तो इसीलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे एंटीपोडल सेल्स गायब हो जाते हैं, ठीक है, दे डीजेनरेट। सिनर्जिड्स भी हमारे पॉलन ट्यूब के एंट्री होते ही गायब हो जाते हैं क्योंकि इनका कोई यूज अब नहीं रहता। हाउएवर कम टू द पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। सो we called it double fertilization because the 2 male nuclei, one fuses with the egg cell which is the number 1 fertilization, and second क्या है कि this male nuclei will go and they will fuse with the 2 polar nuclei। दो फ्यूजन हो रही है, दोनों जगह हो रही है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और कभी कभार इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अब देखिए इससे क्या बनेगी, इससे हमारी बनेगी जाइगोट, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ एग एंड दिस मेल न्यूक्ली बनेगी हमारी जाइगोट, और इससे हमारी क्या बनेगी, एंडोस्पर्म, जो क्या करेगी, जब भी एम्ब्रायो डेवलप होगी इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, variations that conferred an advantage to an individual organism only will survive। that means जो भी वेरिएशन, देखो वेरिएशन तो आते ही है, तो जो भी वेरिएशन एक्चुअली बेनिफिशियल होता है, एडवांटेजियस होता है, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। बट अगर वेरिएशन नहीं एडवांटेजियस हुआ, नहीं अच्छा हुआ, तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करते। सो द आंसर इज, देखिए हमें जस्टिफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए चेंज, वेरिएशन सिंपली मीन्स चेंज, और ज्यादा हम टेक्निकल टर्म में बोलना चाहेंगे देन इट इज म्यूटेशन। सो व्हाट इज अ म्यूटेशन?
सो म्यूटेशन इज बेसिकली अ चेंज इन आवर जेनेटिक मटेरियल, हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब ये चेंज नेचर में स्पॉन्टेनियसली आ सकते हैं विथ टाइम, क्योंकि हमें पता है नेचर भी चेंज होती रहती है, सब कुछ चेंज होता रहता है। देन वी हैव टू अडेप्ट, अगर हमें बचना है तो चेंज तो होना ही है। तो वही चीज है, नेचर में अगर स्पॉन्टेनियस होगा देन इट इज स्पॉन्टेनियस वेरिएशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। बट अगर हम किसी यूवी रेज से, किसी रेज के हेल्प से, किसी केमिकल हेल्प से इसको इंड्यूस कर रहे हैं देन इट इज इंड्यूस्ड वेरिएशन। खैर वट एवर इट इज, नाउ पूछा ये गया है कि वेरिएशन जो बेनिफिशियल है सिर्फ उसी से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होती है। अब आप देखो, लेट अस अज्यूम कि वेरिएशन जो है ये क्या है? सो इट इज अ चेंज इन आवर जेनेटिक मटेरियल, जिसके वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारी चेंज हो जाएगी। अब देखिए, अगर उस वेरिएशन से हमें बेनिफिट मिल रही है, वी आर गेटिंग मोर फूड, वी आर गेटिंग मोर न्यूट्रिशंस, हम एनवायरमेंट के साथ वेल अडेप्टेड हो रहे हैं, देन डेफिनेटली दैट वेरिएशन विल लीड टू आवर सर्वाइवल। बट अगर वेरिएशन ऐसा है कि वी आर एक्सपोज टू पैथोजेंस, जैसे कि आप ये मान लो कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई है कि हमारी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो गई है, जिसके वजह से हम नहीं फाइट कर पा रहे। अब क्या होगा, कोई भी सिंपल डिजीज भी होगी तब भी हमें क्या होगा, डिजीज होगी एंड वी विल मे बी डाई इन सीवियर केसेस और वी विल सफर। तो देखिए, हमेशा वेरिएशन अच्छी नहीं होती है एंड देयर इज अ लॉ ऑफ डार्विन, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही बचेगा। जैसे कि अभी क्लास में क्या होता है, जो फर्स्ट आता है कहीं ना कहीं टीचर की आंखें उसी पे होती है, ये करेगा, ये लाएगा बायोलॉजी में 100 मार्क्स। लेकिन जो बच्चे बैक बेंचर्स होंगे, 10, 15, 20 मार्क आए होंगे, उनमें क्या होता है, ये तो लुच्चा है, इसको छोड़ो। तो वही चीज यहाँ पे भी है, वेरिएशन जो है इट इज बेनिफिशियल और इट विल लीड टू द सर्वाइवल व्हेन वी कैन से कि ऑर्गेनिजम्स कैन अडेप्टेड टू इट। ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, बट जो भी वेरिएशन किसी भी चीज की रिडक्शन कर देगी, किसी भी चीज की वायबिलिटी को कम कर देगी, तो वो वेरिएशन अच्छी डेफिनेटली नहीं होंगे। जैसे कि आप देखो, एक कॉमन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड लेमार्क। अब लेमार्क ने एक थ्योरी की थी कि जो हमारे जिराफ थे पहले वो शॉर्ट नेक थे। ठीक है, उनके शॉर्ट नेक थे, वो घोड़े की तरह उनकी स्ट्रक्चर थी, तो इसी के वजह से वो जो नीचे नीचे प्लांट्स थे वो उस पे फीड करते थे। पर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होने की वजह से प्लांट के जो नीचे वाले पार्ट्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे एंड जो भी लीफ पार्ट थे वो ऊपर ऊपर से अवेलेबल थे। अब उसके बाद जिराफ ने क्या किया, दे स्टार्टेड स्ट्रेचिंग देयर नेक कि वो ऊपर पहुंच सके। अब उसके बाद दोबारा से उन्होंने ट्राई किया, ऐसे कंटिन्यू चलता रहा एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जिराफ विद द लॉन्ग नेक अराइव्ड। ठीक है, एंड वो सरवाइव कर गया। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऊपर थे, अब जिराफ की नेक लंबी हो गई तो वो प्लांट तक पहुंच गए। बाकी जो छोटे छोटे जिराफ थे जिसकी नेक अभी भी छोटी थी वो नहीं सरवाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन आया ही नहीं, उनमें कोई चेंज आया ही नहीं, वो अब भी नीचे ही फीड करते हैं और नीचे प्लांट है ही नहीं। अब जिसके वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो गायब हो गए। खैर, इस थ्योरी की बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई थी, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी ऑफ देम, बट इट इज़ एन एग्जाम्पल जस्ट टू शो कि कैसे वेरिएशन अगर अच्छा है तब सर्वाइवल हो सकती है और अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो लीथल हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकेंड पॉइंट है लिस्ट टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए सेमिनल वेसिकल्स की क्या फंक्शन है। ए पार्ट पे अगर हम देखें, द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल क्या है, इट्स कंटेन फ्रुक्टोज
प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। दिस क्लॉटिंग फैक्टर results in the coagulation of our semen after it moves out of the body. अब उसके अलावा क्या है, it contributes 60% of the semen volume. That means 60% of जो semen की volume होती है, it comes from seminal vesicles. अब आते हैं सेकेंड वाले के फंक्शन में, that is our, okay just wait, so that is our postrate glands. अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स की क्या फंक्शन है, 25% हमारे सीमन की वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करती है, प्लस उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, एंड इट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म सेल्स. Okay, and next question is list two functions of testes in human beings. तो testes के क्या दो functions होते हैं, बहुत ज्यादा easy है. What is the question? testes के दो functions क्या क्या होते हैं? Number one is the production of sperm cells. इसीलिए इसको प्राइमरी पार्ट भी कहा गया है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. प्लस क्या होता है, along with the sperm cells they also produce testosterone, which is the male hormone responsible for secondary sexual character. अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ जो स्पर्म सेल्स है कहाँ होती है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब दोबारा से बच्चे बोलेंगे कि मैम ये 11 का पार्ट होगा, 12 का पार्ट होगा, आप यहाँ क्यों बोल रहे हो. सो कोई बात नहीं, हम एक चीज ज्यादा जान लेते हैं एंड आई डोंट थिंक कि उसमें कोई हार्म है. सो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स हमारे टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, और जो भी हमारे टेस्टोस्टेरोन है इट इज सिक्रेटेड बाय आवर लेडिक सेल्स. ओके, सो अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से अलग अलग टाइप के आते हैं. कभी कभार डायरेक्टली आ जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करो, और कभी कभार आता है कि डायग्राम दे दिया जाता है एंड वी हैव टू लेबल डिफरेंट पार्ट्स. तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया है, बट वी विल डिस्कस अबाउट द एंटायर पार्ट. So this will be the structure of a female reproductive part. What will be this? This will be our ovary, जहां पे क्या होगी, एग सेल्स की प्रोडक्शन होगी. एंड दिस विल बी द फैलोपियन ट्यूब. This is uterus, cervix, vagina, and it will end with vulva. So बहुत ही सिंपल लेवलिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड कोई इतनी लेवलिंग नहीं है. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द लेवल प्लस फंक्शंस, ईच ऑफ देम, सबकी क्या फंक्शन है. फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, इट विल फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स की मूवमेंट होगी, प्लस क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी. ठीक है, देन ओवरी, ओवरी में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एग्स, प्लस क्या होगी, ऑफ कोर्स दी हॉर्मोन्स, जो हमारे फीमेल हॉर्मोन्स है लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनकी भी प्रोडक्शन यहीं पे होती है इन द ओवरी.
देन कम टू द यूटरस, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगी, इसमें डेवलपमेंट ऑफ द बेबी होगी थ्रू आउट द gestation period. Cervix and vagina, they are the structure that facilitates the movement of sperm cells inside the female reproductive system. So just try to remember this diagram. And again I'm repeating, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम डायग्राम नहीं बनाना आता, डायग्राम नहीं याद रहता। तो टीचर्स कभी भी आपके आर्टिस्टिक स्किल्स को नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, इनफैक्ट आप थोड़ा अच्छा नहीं भी बनाते हो, ट्राई टू ड्रॉ एटलीस्ट, ताकि टीचर्स को ये लगे यू हैव टू नॉलेज अबाउट इट। हम एकदम ना ड्रॉ करें, उससे अच्छा है हम कुछ तो ड्रॉ करें। तो डेफिनेटली ट्राई टू ड्रॉ। ओके, अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी हमारी डबल फर्टिलाइजेशन है, जो क्वेश्चन मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, सो डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कभी कभार अगेन डायग्राम दे देते हैं, जस्ट लेबल द डिफरेंट पार्ट्स। देन कभी कभार आ जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एंड कभी कभार ये भी आता है कि एग्जैक्टली डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो होती है वो कौन से ग्रुप में होती है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जो अभी मैंने नहीं डिस्कस किया था बिकॉज यहाँ पे मुझे करना था, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, 1 मार्क्स के आ सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है किस किस में होती है, या ग्राफ्टिंग क्या है, लेयरिंग क्या है, या कभी कभार टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन क्या है, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 1-2 मार्क्स के। तो डेफिनेटली वी हैव टू कवर दिस पोर्शन एज वेल, ओके, एंड मेनली वी हैव टू कवर द एग्जाम्पल्स कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन कौन से प्लांट्स में हो सकते हैं। And next one is our reproductive health. In reproductive health, again questions अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। कभी कभार आते हैं कि what are different modes of contraceptions, कभी कभार आ सकते हैं सिर्फ एक कि why do you think that physical barrier is advantageous as compared to all other methods. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। So again we have to cover each and every part, that is the contraceptive methods, ओके। सो व्हाट आर कंट्रासेप्टिव मेथड्स? 4 थे, IUDs, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट क्या था? इट इज फिजिकल बैरियर्स, and next it is chemical barriers, that is use of chemical, and last one is the surgical barriers. And again why physical barrier is advantageous, because इसमें infections के, irritations के chances कम है, totally reversible है, जबकि surgical method अगर हम देखें it is not reversible। तो इसीलिए physical barrier is the most efficient method of contraceptions। And again STD part is very very important। Why? Because डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नेम 2 वायरल और बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो वी हैव टू रिमेंबर द एसटीडीज एज वेल। जैसे कि बैक्टीरिया में वी कैन रिमेंबर गोनोरिया एंड सिफिलिस, एंड इन वायरल डिजीजेस वी कैन रिमेंबर एड्स, hepatitis C, ठीक है। So this are some diseases that are sexually transmitted। बहुत सारे हैं, बट जो हमारे बुक में दिया गया है या जो frequently पूछा जाता है, we just have to remember those diseases। So that's all for today। I just hope कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you। पढ़ाई करते रहें। All the very best।